लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। ये बताइए कि कैसे? उन्होंने कहा देखिए साहब, राम हमारे पूर्वज हैं, इस्लाम हमारा मजहब है। मजहब व्यक्ति देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता है, पूर्वज नहीं बदल सकता है। पूर्वज हमेशा वही रहता है। हमारा जो लहू है यह राम की परंपरा का है और इसलिए हम अपने पूर्वज नहीं बदल सकते हैं। और कहा यह आज से नहीं, हमारे यहां तो जो हमारा एयरलाइंस है उसका नाम ही हमने गरुड़ रखा हुआ है। हमारे यहां तो मुद्रा चलती है, करेंसी जो है वो गणेश जी के नाम पर है। हमारे यहां जितने नाम हैं वे सभी विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ नाम हैं। कहा कि कोई हमें राम से अलग नहीं कर सकता है। क्या भाव है? इन भावों को पहचानने का प्रयास इस देश के अंदर वामपंथियों ने और सोशलिस्टों ने किया होता तो संभवतः देश के प्रति विश्वासघात करने और देश के प्रति नमक हरामी करने का अवसर इनको कभी नहीं मिला। मुझे लगता है कि देश की जनता को हमेशा इस बात को लेकर के पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने इस बात को कहा और बेबाक टिप्पणी की है। भारतीयता के बारे में अगर किसी को पढ़ना है डॉक्टर लोहिया को पढ़ो। डॉक्टर लोहिया तो आपको सांप्रदायिकता की ओर नहीं ले जा सकते। लोहिया के नाम पर लोग राजनीति तो करते हैं लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा जरूर देते हैं। परिवारवाद को, जातिवाद को, गुंडागर्दी को, माफियावाद को, यही सब करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान को समाप्त करने वाले लोग, किसानों की संपत्ति और जमीनों को हड़पने वाले लोग आज किस तरीके से फिर वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको समझना होगा, प्रबुद्धजनों को भी, गांव को भी, गरीब को भी, किसान को भी। और हमें यही था इस बार अटल जी का जन्म जयंती का दिवस। देखिए, जब गांव की सड़कें बनी तो सर्वाधिक गांव हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बना। तो इससे लाभान्वित कौन हुआ? किसान हुआ, क्योंकि किसान की उपज को आसानी से मंडी तक पहुंचाने का एक आधार मिला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के माध्यम से। एक गांव में अगर हमने बिजली दी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी, एक किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का यह आधार बना। एक मजदूर को सिर ढकने के लिए छत मिला, गरीब को खुले में शौच से मुक्ति देकर के जहां नारी गरिमा के सम्मान की रक्षा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वहीं साथ ही साथ उसे तमाम प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति दिलाई। भाइयों बहनों, आप लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ से कुछ ही यानी 50 किलोमीटर आप पूरब की तरफ चले जाइए, पूर्व और उत्तर की तरफ चले जाइए। 50 से 75 किलोमीटर के बाद जो क्षेत्र पड़ता है ये पिछले 40 वर्षों से इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आता था। और यहां से लेकर के कुशीनगर तक, बिहार बॉर्डर तक ये पूरा क्षेत्र प्रतिवर्ष 1977 से लेकर के 2017 तक प्रतिवर्ष 1200 से लेकर 1500 मौतें इस क्षेत्र में होती थी। स्वच्छ भारत मिशन के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का जो शुभारंभ किया गया था, इसका परिणाम है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम को एक एक घर तक, एक एक गांव तक पहुंचाया। उसका परिणाम क्या है? 95% मौतों को हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया। मौतें 95% समाप्त हो गई। एक एक योजना को गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के साथ जोड़ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया।
क्योंकि हमने किसी को जातीय नजरिए से नहीं देखा, किसी को पारिवारिक नजरिए से नहीं देखा। ये मेरा है, ये पराया है, इस भाव से नहीं देखा। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस भाव से नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 17%, लेकिन उत्तर प्रदेश में योजनाओं का लाभ अगर मुस्लिम आबादी ने लिया हो, 30% मुस्लिम आबादी ने इस योजनाओं का लाभ लिया उत्तर प्रदेश की योजनाओं में। और ये जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने प्रारंभ की, तो फिर कहां से भेदभाव की बात आ जाती है? हमने तो कहीं नहीं भेदभाव किया। हर प्रकार की योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति तक ईमानदारी के साथ प्रारंभ करने का, देने का प्रयास हुआ। और भाइयों बहनों, वही कारण है कि जनता ने उसी विश्वास के साथ, उसी श्रद्धा के साथ मोदी जी को अपना समर्थन भी दिया, अपना आशीर्वाद भी दिया। और ये श्रद्धा और सम्मान का जो भाव है जनता के मन में, वह लोग भ्रम पैदा कर, क्योंकि जब उनके पास कुछ नहीं रह गया तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलने का प्रयास करेंगे जो देश के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर सकेंगे। अभी कल का जो कार्यक्रम है वह इस वर्ष सुशासन दिवस को किसानों की आत्मनिर्भरता और किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम बना है। और कल इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। तो मुझे लगता था कि अटल कन्वेंशन सेंटर का एक कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा पाठक जी को, और पाठक जी से ज्यादा उनकी धर्मपत्नी को। क्योंकि मुझे लगता है कि पाठक जी तो भाई नेता आदमी हैं। कल उनको भी किसी जिले में रहना है, तो ये तो किसी भी जगह कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको प्रेरणा दी, उन्होंने अटल जी की स्मृति में इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित कर दिया। और कुछ ये है स्पर्धा का भाषण नहीं होना था इसमें, ताकि केवल एकल काव्य पाठ होना है। और मैंने भी पाठक जी से कहा, मैंने कहा देखिए मैं केवल 1 घंटे के लिए किसी प्रकार से समय इधर उधर से निकाल के आऊंगा। एक एकल काव्य पाठ में अगर रखेंगे तो अच्छा होगा। होता क्या है कि जब ज्यादा कवि आ जाते हैं तो कभी कभी तो होता है कि किसी को समय मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। एक के लिए आप रुकें और दूसरे के लिए निकल जाए तो उसी में लोग अपने 10 अर्थ निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा भी देखिए एकल काव्य पाठ प्रारंभ होगा, कुछ देर रहेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो इसलिए एकल काव्य पाठ हो और अच्छा रहेगा कि इस कार्यक्रम में और अटल जी के प्रति कोई कवि अटल स्मृति काव्य पाठ का आयोजन करे और उसके माध्यम से एकल काव्य पाठ के माध्यम से कार्यक्रम चले, तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि सदैव अटल जी के प्रति दूसरी नहीं हो सकती। और मैं आपके अवसर पर पाठक जी को हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। इस फाउंडेशन से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं सदैव अटल जी को उनकी जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोग सदैव अटल जी के उन आदर्शों और मूल्यों के प्रति सदैव पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे जिसके लिए सार्वजनिक जीवन में हम सब आए हैं, और पूरे विश्वास के साथ उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको इस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद और विश्वास करूंगा कि आप सभी इस काव्य पाठ का आनंद लेंगे और सदैव अटल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।